नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज आप सभी लोग से हम चर्चा करना चाहेंगे जो हमारी टेस्ट सीरीज़ चल रही है इस समय यूपीपीसीएस के लिए, और काफ़ी लोगों का कहना है सर अलग से आरओ के लिए भी लेकर के आइए। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि 25 तारीख से आरओ के लिए हम टेस्ट सीरीज़ लाने वाले हैं। ठीक है, तो 15 तारीख से हम आप सभी लोगों को बताना शुरू कर देंगे कि कैसे कैसे उसमें ज्वाइन होना है, क्या है, कैसे है। और कुछ लोग दोस्तों देखिए बड़ी मुश्किल हो जाती है, मैंने अभी मुझे नहीं पता ये सब चीज़ें, लेकिन आप सभी लोग व्हाट्सएप पे अपना नाम और मोबाइल नंबर सबसे पहले लिख के भेज दिया करिए। लोग अपना पेमेंट लिख के भेज देते हैं, पेमेंट स्क्रीनशॉट भेज दिए, फिर उसके बाद जो है काफ़ी चीज़ें रह जाती हैं। तो हम उनसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे क्योंकि उससे बड़ी समस्या होती है, फिर हम आपको पूछें, फिर कुछ एक आध दो लोग छूट जाते हैं। बस टेलीग्राम, चाहे जो भी यूज़र नेम हो, चाहे आपका मोबाइल नंबर हो, अपना नाम ये ज़रूर लिख के भेज दिया करिए। और दोस्तों हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको जल्द से जल्द आरओ के टॉपर्स महत्वपूर्ण इंटरव्यू मैं जल्दी प्राप्त कराने वाला हूं, और साथ ही में न्यूज़ संबंधी जो भी महत्वपूर्ण समाचार होगी आपको पता है चैनल के माध्यम से सबसे पहले सटीक और सही जानकारी प्राप्त करवाई जाती है। अब दोस्तों ये देखिए एक्सप्लेनेशन आप सभी लोगों को पीडीएफ माध्यम में दे दिया गया है, वीडियो के माध्यम से भी एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है। इसके पीछे कारण सिर्फ इतना है कि आप सभी लोग ईयरफोन लगा करके स्पीड बढ़ा करके भी सुन लेंगे तो आपके 150 प्रश्नों का रिवीजन मात्र आधे घंटे में सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो 3 बार आप रिवाइज करेंगे, और काफ़ी लोगों ने प्रेम दिया है टेस्ट सीरीज़ को, इतना सराहा, इतना तारीफ करी है कि सर लेवल मत गिराइएगा, सारी चीज़ें बेहतरीन है, सब कुछ सही है। और जिनका भी सिलेबस 50% तक कवर ना हो तो कृपया उस टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन मत करें, ठीक है, क्योंकि आप सभी लोग उस हिसाब से कर नहीं पाएंगे। जिनका 50 से ऊपर वो लोग ज्वाइन करें, क्योंकि 50 तक यदि वो कर पाते हैं तो 50 वो अपने आप से नोट्स बनाते हैं तो वो बहुत बेहतरीन कर पाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पे पूरा प्रयास किए हैं। पूरा सिलेबस आपने देखा होगा, प्राचीन भारत के टेस्ट सीरीज में पूरा सिलेबस कवर किया गया। तो ऐसे ही सेक्शनल है टेस्ट सीरीज, फिर उसके बाद जो है इसमें करंट अफेयर है, फिर उसके बाद फुल लेंथ है, फिर उसके बाद सीसेट है, तो उसमें सब में सिलेबस पूरा कवर किया गया है। तो आइए दोस्तों हम एक बार जो है एक वीडियो के माध्यम से एक्सप्लेनेशन इसका पूरा देख लेते हैं क्वेश्चन वाइज में। पहला प्रश्न है पाषाण युग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। तो अब पहला है, इसमें देखिए, इसमें आगे हम लोग चलते हैं। तो देखिए इसमें पहला है भीमबेटका व मिर्जापुर के पाषाण युग के क्रमिक विकास की जानकारी मिलती है। गोवर्धन राय शर्मा बेलन घाटी के उत्खनन से संबंधित है। नर्मदा घाटी से पाषाण युगीन अनुसंधान की शुरुआत मानी गई है। तो इसका आंसर हम सभी लोग एक लगाते हैं, ठीक है। केवल एक और दो, केवल एक व दो जो है इसमें ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्या कहता है एक्सप्लेनेशन में, भीमबेटका व मिर्जापुर से पाषाण युग के क्रमिक विकास की जानकारी मिलती है। गोवर्धन राय शर्मा मिर्जापुर के स्थित बेलन घाट से उत्खनन से संबंधित है। भारत में पाषाण युगीन अनुसंधान की शुरुआत मद्रास संस्कृति के पल्लवरम से हुई है। यहाँ से हस्त कुठार खोजी गई है। कथन 3 जो है पूरा गलत है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या नंबर 2 है इसमें, भीमबेटका के शैल चित्रों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो 2 कथन दिए गए हैं यहाँ पे, आप सभी लोग को इन कथनों पे विचार करना है। अब कथन के आंसर कहाँ पे, यहाँ पे है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों ही होंगे, ठीक है। भीमबेटका को जुलाई 2003 में विश्व विरासत स्थल में रूप में शामिल किया गया। डॉक्टर विष्णुधर वाकड़कर भीमबेटका खोज से संबंधित हैं, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 3 हम लोग देखते हैं इसमें। प्रश्न नंबर 3 है इसमें, क्या है, कुछ प्रयोग है। इनका प्रयोग सामान्यतः व्यापारिक वस्तुओं के पैकेट पर गांठ लगाने के लिए किया जाता है। सामाजिक जीवन में ताबीज के रूप में इनका प्रयोग महत्वपूर्ण बना रहा है। सेलखड़ी इन्हें बनाने में प्रमुखतः प्रयोग होती रही। उपरोक्त विवरण संबंधित है। तो किनसे संबंधित है, मुहरों से संबंधित है। तो मुहर के विषय में कुछ हम लोग फैक्ट देख लेते हैं। मोहरों का प्रयोग सामान्यतः व्यापारिक वस्तुओं के पैकेट पर गांठ लगाने के लिए किया जाता था। सामाजिक जीवन में ताबीज रूप में इनका प्रयोग होता रहा। मोहरों मुख्यतः सेलखड़ी की बनाई जाती थी। मोहरें किसकी बनती थी, सेलखड़ी की। आप सभी लोग ये चीज़ ध्यान भी रख लीजिएगा। इनमें से विशेष बात यह रहा है कि इन पर गाय का अंकन नहीं है, जबकि एक श्रृंगी पशु का चित्रण या कुबड़ वाले बैल की संख्या पर्याप्त मात्रा में मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग कीमती लघु पात्र बनाने में होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, निम्न में से कोई नहीं। किस चीज़ का होता है, फयांस का प्रयोग किसी लघु पात्र बनाने में किया जाता है जिसमें संभवतः इत्र को रखा जाता है, ठीक है, जिसमें संभवतः इत्र को रखा जाता है। किसी रेत के चिपचिपे पदार्थ और रंग के मिश्रण को पकाकर बनाया गया ये पदार्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सुमेल विचार कीजिए। आपको सुमेलित करना है, इस पर विचार करना है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोई 3। इसका है जैसे सबसे पहले कौन से हैं, आइए देख लेते हैं। मानव कपाल का है, हथनौरा मध्य प्रदेश। हत्या के प्राचीनतम साक्ष्य, सराय नाहर राय प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। एक कब्र से 4 कंकाल, सराय नाहर प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य, बागौर राजस्थान और आदमगढ़ मध्य प्रदेश से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सुमेलनों पर विचार कर गलत सुमेलन चुनें। सबसे पहले इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मृतक के साथ बकरी दफन, महागढ़। ऑप्शन आप सभी लोग देखते रहिए, मैं एक्सप्लेनेशन आप सभी लोगों को बता रहा हूँ। तो इसमें दिया गया है मिलान करने के लिए, तो मृतक के साथ बकरी दफनाने का साक्ष्य मेहरगढ़, ठीक है, गलत सुमेलित है। बाकी जितने भी हैं सब सही सुमेलित हैं, ठीक है। जबकि महागढ़ उत्तर प्रदेश में अवस्थित पाषाणकालीन स्थल है। शेष दिए गए विकल्प सही है। महागढ़ कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश के अवस्थित पाषाणकालीन स्थल है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सुमेलन को चुनना है, ठीक है, सुमेलित करना है इसको। तो पुरातत्व विभाग, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है। और उसके बाद नेक्स्ट है इसमें, प्रथम आयुक्त अनाज गेहूं व चावल, प्रथम पालतू पशु गौ, भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। तो इसमें क्या आंसर हम लोग को देखना था, सही करना है। तो सही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम को ब्रिटिश सैन्य अधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियर ग्रुप के साथ काम करने के लिए भेजा गया था, इसलिए उन्हें ही भारतीय पुरातत्व का जनक माना गया है। 8 नंबर देखते हैं हम लोग। 8 नंबर का, आहार को ताम्बवती के नाम से प्रसिद्ध मिलती है। ठीक है, सभी प्रकार के अनाज इनाम गांव से मिले हैं। हड्डी निर्मित माता देवी की मूर्ति लोहंदनाला से मिली है। तो इसमें कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 1 और 2, ऑप्शन नंबर 1 और 3, 1 व 3, ऑप्शन नंबर सी यानी। ठीक है, क्या है इसका एक्सप्लेनेशन? आहार को ताम्बवती के नाम से प्रसिद्धि मिली है। ताम्बवती का अर्थ तांबा वाला स्थान। इससे सूचित होता है कि यह तांबा बहुताय में उपलब्ध था। सभी प्रकार के अनाज नौदा टोली से मिले हैं, जिसकी खोज प्रोफेसर हसमुख धीरजलाल सांकलिया ने की है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें एक फैक्ट यहाँ पे और लिखा गया है, हड्डी की निर्मित माता देवी की मूर्ति लोहंदनाला से मिली है, जबकि माता देवी का चित्रांकन ईमान गांव से मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कुछ कथन है, उस पर विचार करना है। तो विचार करने से अच्छा आइए हम सीधे इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। धौलावीरा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि यहाँ पे केवल 2 लिखा गया है। तो धौलावीरा 3 भागों से विभाजित था, जबकि लोथल और बनावली गैर विभाजित थे, इसलिए कथन 1 गलत है। कालीबंगा पूर्वी टीले पर किलाबंद था, जबकि अन्य नगर सामान्यतः पश्चिमी टीले पर किलाबंद थे। तो कथन 2 सही है। कथन 2 क्या है देख लेते हैं हम लोग। कालीबंगा पूर्वी टीले पर किलाबंद था, जबकि अन्य नगर सामान्यतः पश्चिमी टीले पर किलाबंद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन सिंधु सभ्यता के मकान 2 मंजिली थे, कारण मकानों में सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कथन व कारण दोनों सही है। सही व्याख्या क्या मतलब है? सिंधु सभ्यता के मकानों में सीढ़ियाँ बनी हुई जो 2 मंजिली इमारत को संकेतित करती हैं, अतः कथन व कारण दोनों सही है। कथन कारण की सही व्याख्या कर रहा है। अब 11 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। सिंधु सरस्वती सभ्यता में समानता देखा गया है कि घरों के दरवाजे और खिड़कियों गलियों में खुलते थे, किंतु एक नगर में यह विशेषता नहीं दिखती है। वह नगर कौन सी है? वो नगर है लोथल। सिंधु सरस्वती सभ्यता में समानता देखा गया है कि घरों में दरवाजा खिड़कियों गलियों में खुलते थे, किंतु लोथल में विशेषता नहीं देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नगरी समूह। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे अवर्गीकृत जो लिखा है ये अवर्गीकृत होगा। इसका आंसर होगा आप सभी लोगों का ऑप्शन नंबर सी, आमरी, कोटदीजी, चहुंदड़ो। नेक्स्ट है 13 नंबर जो प्रश्न है, इसका होगा आप सभी लोगों का ऑप्शन नंबर डी, सबसे पुराना स्थल है वीराना। इसमें विचार करना है। अब इसको देख लेते हैं सभी को हम एक बार फिर से। दोस्तों आपको बता दें कि टेस्ट सीरीज़ आरओ के लिए भी 25 तारीख से शुरू होने वाली है, तो हम जल्दी उसका डिटेल आप सभी लोगों को प्राप्त करवाने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें हम उसमें प्रोवाइड करवाने वाले हैं। और टेस्ट सीरीज़ अच्छी लगी हो तो अपने दोस्त यार से भी शेयर करें। हमारी पूरा प्रयास रहेगी कि इस टेस्ट सीरीज़ को जल्द से जल्द ऑफलाइन के माध्यम से भी आप सभी लोगों को प्राप्त करवाया जाए। तो सर्वाधिक स्थल गढ़ व हाकरा के समीप है, सबसे बड़ा स्थल है राखीगढ़ और सबसे छोटा स्थल है अलाहदीनो और सबसे पुराना स्थल है भिराना। 14 नंबर जो प्रश्न है, इसमें देखिए दिया गया स्थल है खोजकर्ता है और नदी। ठीक है, तो इसमें गलत सुमेलित है, तो उसी को पकड़ना है। तो कौन सा इसमें गलत सुमेलित है? ऑप्शन नंबर डी, क्या है? नानी गोपाल मजूमदार मदार। ठीक है, धौलावीरा की खोज गजपति जोशी ने की थी और यह लूनी नदी के तट पर अवस्थित है। दोस्तों बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की। सबसे पहले यहाँ लिखा है, यह स्थल प्राक सैंधव प्राकृतिक संस्कृति का प्रमाण है, जहाँ से भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। यह अपने हल रेखा के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ एक साथ 2 फसलों की खेती की जाती है। कौन सी जगह है वो? कालीबंगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 आलमगीरपुर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कुछ कथन दिए गए हैं जिनको आप देख चुके होंगे पीडीएफ में पहले से ही। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसका आंसर होगा ए, केवल एक युग्म सही है। कौन सा है? आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे अवस्थित है, अतः आलमगीरपुर से गंगा नदी का युग्म सही नहीं। आलमगीर की खोज भारत सेवक समाज के द्वारा की गई है। उत्खननकर्ता यज्ञदत्त शर्मा है। इसका उत्खनन 1959 में किया गया है। यह स्थल परशुराम का खेड़ा नाम के से भी विख्यात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता के संदर्भ में निम्न बिंदुओं पर विचार करें। तो कौन सा है? केवल सी, ऑप्शन सी, यानी केवल 3 है। इसमें मातृशक्ति की उपासना रहती थी उसमें। सिंधु घाटी की सभ्यता के विषय में आइए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में किसी भी प्रकार के मंदिरों को नहीं देखा गया है और इस सभ्यता में लोगों के जीवन में लौकिकता में अधिक विश्वास था, न कि अलौकिकता पर। इसलिए कथन 2 भी गलत है। मातृशक्ति की उपासना की जाती थी क्योंकि इस सभ्यता में मातृ मृण मूर्तियाँ मिली हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कुछ कथन दिए गए, कौन से कथन? ऑप्शन सी इसमें सही होगा, केवल 1 और 3। तो मातृ देवी का चित्रांकन और पुरोहित की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। दाह संस्कार की प्रथा मोहनजोदड़ो में देखी गई थी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पशुपतिनाथ की मुहर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें है आप सभी लोगों का ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3। इसमें गाय और बैल दोनों का अंकन नहीं है। इसमें एक त्रिमुखी
पुरुष पद्मासन की मुद्रा में बैठा हुआ है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों ये। अब आपको बता दें कि पशुपतिनाथ मुहर की खोज मैके ने की थी, जबकि मार्शल ने इसे शिव के आदि रूप की संज्ञा दी, इसलिए कथन एक गलत है। इसमें गाय और बैल का अंकन नहीं है, अतः कथन 2 सही है। इसमें एक त्रिमुखी पुरुष पद्मासन की मुद्रा में बैठा है, इसमें ये भी बताया गया है। ठीक है। प्राचीन भारत के शमन शब्द संदर्भित करता है, तो शमन किससे संबंधित करता है? प्राचीन भारत का जो शब्द है ये उपरोक्त सभी को संदर्भित करता है। जादू टोना को भी करता है, इलाज करने की शक्ति वालों को, दूसरी दुनिया से संपर्क साधने वालों का दावा करने वालों को भी। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर देखते हैं। आपसे लोग का कुछ है इसमें गलत सुमेलित है, उसी को पकड़ना है। तो ऑप्शन आप सभी लोग देख ही लिए होंगे कौन कौन सा है। तो आइए हम सीधे बात कर लेते हैं कौन सा सही कौन सा गलत। गलत तो इसमें बी, तिब्बत स्वामी विवेकानंद से संबंधित नहीं है। तो तिब्बत कहाँ स्वामी विवेक मतलब गलत देखना है। तो इसमें तिब्बत जो है स्वामी विवेकानंद से ही संबंधित है, बाकी 3 उसमें वो हैं। तो सैंधव सप्त सैंधव प्रदेश जो है डॉक्टर अविनाश डॉक्टर संपूर्णानंद, तिब्बत है स्वामी दयानंद सरस्वती से, सॉरी। और उत्तरी ध्रुव है जो बाल गंगाधर तिलक से, मध्य एशिया है मैक्स मूलर से। दोस्तों ये जो प्रश्न था इसमें स्वामी विवेकानंद है तो तिब्बत, जबकि तिब्बत होगा स्वामी दयानंद सरस्वती से। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें। नेक्स्ट है 22 नंबर, बोगज कोई अभिलेख के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए 1 और 2। यह अभिलेख 1400 ईस्वी से संबंधित है, इसमें अग्नि वायु वरुण का उल्लेख नहीं है। बोगज कोई अभिलेख 1400 ईस्वी पूर्व से संबंधित है, तो कथन गलत, एक गलत है। इसमें इंद्र मित्र वरुण नाशत्य का उल्लेख है, जबकि अग्नि और वायु का उल्लेख नहीं है, अतः कथन 2 भी गलत है, क्योंकि वरुण का उल्लेख इस अभिलेख में मिलता है। इसमें खत्ती और मितन्नी कबीलों के बीच समझौते का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, वैदिक संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो कौन कौन से निम्नलिखित कथन है? ऑप्शन नंबर बी केवल 2 है। तो वैदिक संबंध में ऋग्वेद ने नदी सूक्त में कश्मीर की मरुद वृद्धा, तो इसका हम लोग उल्लेख देख लेते हैं। भुर्ज वृक्ष की छाल पर ऋग्वेद की एक पांडुलिपि कश्मीर से मिली है, और ऋग्वेद के नदी सूक्त में विपाशा के स्थान पर कश्मीर की मरुद्वृद्धा नदी का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है 24 नंबर, निम्नलिखित में ऋग्वेद के संदर्भ में सत्य कथन है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है केवल 2, यानी नासदीय सूक्त जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से जुड़ा है, ऋग्वेद का भाग है। आइए देख लेते हैं। इसमें ऋग्वेद का पहला सूक्त अग्नि देवता को समर्पित है। नासदी सूक्त जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से जुड़ा है, ऋग्वेद का भाग है। यमी संवाद सूक्त ऋग्वेद के अंतर्गत आता है। 25 नंबर है, अथर्ववेद वेद त्रयी के अंतर्गत शामिल नहीं है, इसमें अलौकिक विषयों का वर्णन करना है। तो क्या है इसका आंसर, हम लोग सीधे देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है, अथर्ववेद वेद त्रयी के अंतर्गत शामिल नहीं है, क्योंकि इसमें लौकिक विषयों का वर्णन है, इसलिए कारण गलत है। 26 नंबर है, देवता है उनका संबंध है, उसको सुमेलन करना है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी युग में जो है सही सुलेमित किए गए हैं। इसमें अश्विन का चिकित्सा है, सूर्य का विश्व रक्षक व अच्छे बुरे के दृष्टा है, पूषण का वनस्पति व औषधि है, धव का आकाश के देवता है। 27 नंबर जो प्रश्न है इसको देखते हैं। निम्नलिखित में उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन की विशेषता नहीं थी, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सभा और समिति की समाप्ति। 28 नंबर, ऐतरेय ब्राह्मण में किन राज्यों का उल्लेख मिलता है? इसमें आप उपरोक्त सभी का उल्लेख मिलता है, भोज्य, महाराज्य, वैराज्य, ठीक है, तीनों का उल्लेख मिलता है। 29 नंबर प्रश्न है, कुछ ठीक सुमेलित करना है इसमें आप सभी लोगों को। सुमेलन ABCD दिया गया है ई तक, और उसके आगे लिखे गए हैं, तो कौन सा इसमें कैसे है पूरा इसको देखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, जैसे ए का हो जाएगा 3, केकय का हो जाएगा अशुपति, और उसके बाद बी का हो जाएगा 1, विदेह का जनक, और काशी का हो जाएगा 2, अजातशत्रु, और कुरु का हो जाएगा 4, उदालक आरुणि, और पंचाल का हो जाएगा प्रवाहन जाबाली। तो ये हमने आपसे लोगों को दिखा दिया, ऑप्शन ए इसमें सही होगा। दार्शनिक गोष्ठी में इन्होंने ब्राह्मणों को पराजित कर दिया। श्वेत केतु भी यहाँ विजय की आकांक्षा रखता था। याज्ञवल्क्य के गुरु और राजन्य बंधु के नाम से विख्यात वह राजा थे। तो कौन राजा थे वो? इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, जनक थे वो।
प्रश्न संख्या नंबर ऑप्शन नंबर सी 30। 31 नंबर 31 नंबर प्रश्न है, रत्नियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 1 और 2 दोनों। आइए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। कर एकत्र करने वाला अधिकारी भागदूत था, अतः कथन 1 गलत है। कोषाध्यक्ष को संग्रहीता कहते थे, इसलिए कथन 2 गलत है। स्थपति का संदर्भ मुख्य न्यायाधीश से लिया जाता था, अतः कथन 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में यद्यपि राजा की शक्तियों में वृद्धि हो गई थी तथापि राजा बनाने वाले वर्गों का भी उदय हो गया था, जिन्हें कर्तु कहा गया है। इसमें निम्नलिखित थे, तो इसका होगा ऑप्शन सी सूत व ग्रामणी। ठीक है, सूत व ग्रामणी, कर्तु या सूत ग्रामणी को माना गया है। ठीक है, ये है। हम थोड़ा सा हम इसको पेन जो है इसका हल्का सा थिन कर लेते हैं क्योंकि मोटा दिख रहा है उसे। 33 नंबर देखते हैं, उत्तर वैदिक कालीन समाज व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो कुछ कथन दिए गए, विचार क्या करना है। इसका आंसर नंबर ऑप्शन डी होगा, 1 और 2 दोनों है। 1 क्या है, सती प्रथा और पर्दा प्रथा का अस्तित्व तो नहीं था किंतु बाल विवाह प्रचलन में आ गए थे, स्त्रियों का उपनयन संस्कार बंद हो गया था। ठीक है, आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन कहता है सती प्रथा और पर्दा प्रथा का अस्तित्व तो नहीं था किंतु बाल विवाह प्रचलन में आ गए थे, स्त्रियों का उपनयन संस्कार बंद हो गया तथा दोनों कथन सही है। 34 नंबर, सर्वप्रथम किस उपनिषद में 4 प्रकार आश्रमों की व्यवस्था मिलती है। तो ये उपनिषद है ऑप्शन नंबर सी जाबालोपनिषद। ठीक है, में 4 प्रकार के आश्रमों की व्यवस्था मिलती है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम की व्यवस्था मिलती है। 35 नंबर प्रश्न है हमारा, समावर्तन संस्कार संपादित होता था, ये होता था गृहस्थ आश्रम में प्रवेश के पूर्व जो है ये समावर्तन संस्कार संपादित होता था। ठीक है, जो इसे पालित नहीं करते तो उन्हें खट वारुण कहा जाता था। ठीक है, ये भी आप सभी लोग को ध्यान देते चलना है। और जो क्वेश्चन आप सभी लोग का नहीं हो पाया था आप टेस्ट सीरीज़ देने पे, उन सभी प्रश्नों के आप सभी लोग नोट्स बनाइएगा, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। उसका आप सभी लोग को आगे चल के समझ में आ जाएगा नोट्स बनाने के क्या फ़ायदे आपको हुए हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्न पर विचार करना है। लोहा के सामने लोहित अयस है, ठीक है, तांबा है कृष्णायस है, चांदी त्रपु है, तिरंगा है रुपया है। तो इसमें से आपको बताना है कि सही युग्म नहीं है, सही युग्म नहीं है। हमेशा आपको ये लास्ट वाले प्रश्न हमेशा ध्यान देने, नहीं और है का बड़ा कॉन्सेप्ट गड़बड़ होता है लोगों से। ठीक है, तो इसको ध्यान देना है आपको। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सभी युग्म जो है, मतलब तो इसमें लोहा का कृष्णायस है, तांबा का लोहित अयस है, चांदी का रुपया है और रांगा का त्रपु है। ठीक है, तो सभी गड़बड़ थे। इसमें 37 नंबर, पशु और सुरा की आहुति हेतु प्रसिद्ध यज्ञ कौन सा हुआ करता था। ठीक है, तो पशु और सुरा की आहुति हेतु प्रसिद्ध यज्ञ कौन सा हुआ करता था, सत्रामणि यज्ञ हुआ करता था। ठीक है, पशु सुरा की आहुति हेतु यह यज्ञ हुआ करता था। हमें लगता है ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार। प्रजापति में 2 देवता समाहित हुए हैं, कौन कौन से देवता समाहित हुए हैं, उसमें विष्णुकर्मा व हिरण्यगर्भ हैं। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में विश्वकर्मा और हिरण्यगर्भ देवता प्रजापति देवता में शामिल हो गए हैं। 39 नंबर प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कुछ प्रश्न है उनमें विचार करना। हस्तिनापुर और कौशाम्बी प्रोटो शहर थे, पूर्व पंचाल आर्य संस्कृति के धुर थे, पंचाल राज्य अपने दार्शनिक राजाओं और धर्मशास्त्रियों के लिए प्रसिद्ध था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3 तीनों हैं। ठीक है, उपरोक्त सभी कथन सही हैं। 40 नंबर हम लोग देखते हैं, आहत सिक्के और जाति प्रथा प्रचलित हुए थे। तो आहत सिक्के प्रचलित हुए थे सूत्रकाल में। ठीक है, आइए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसका समय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 3री शताब्दी ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसमें ही आहत सिक्के और जाति प्रथा प्रचलित हुए थे, जबकि ब्राह्मण युग की अवधि 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व मानी गई है। आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, इसमें बहुत से प्रश्न आपको एकदम नए नए दिखेंगे और उसके एक्सप्लेनेशन के अंदर भी कुछ ढेर सारे प्रश्न आपको नए नए दिख जा रहे हैं। तो आप ये समझिए कि आपने अपनी घटना चक्र तैयार करी है और साथ ही में प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ा है, हमारे टेस्ट सीरीज़ लगा रहे हैं और आपने यदि और भी अच्छे से तैयारी करी तो सोचिए यार, आपसे एग्ज़ाम ये रुकने वाला नहीं है। आने वाले समय में जब इसका रिज़ल्ट आएगा ना तो आप बहुतों संख्या में देखेंगे। अभी आगे आने वाले समय में हम बहुत सी अच्छी चीज़ें करने वाले हैं। पीसीएस के साथ साथ आरओ में भी लोग ये बोलेंगे, सिलेक्शन हमारा इनके आज तक तो बोलते आए थे लोग कि हमारा इनके इंटरव्यू के कारण और न्यूज़ की वजह से बहुत सी हेल्प हुई हमेशा। अब टेस्ट सीरीज़ और अन्य चीज़ों के लिए भी बोलेंगे आप सभी लोगों के सामने। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें
श्रमण परंपरा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो ये हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। यह यतित्ववाद में विश्वास करती थी, उपरोक्त कथन सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें। नेक्स्ट हम लोग 42 नंबर प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं 41 का। श्रमण परंपरा एक नास्तिकवादी परंपरा थी, अतः कथन 2 गलत है। यह परंपरा यतित्ववादी और वैराग्य में विश्वास करती थी। 42 नंबर, निम्नलिखित सुमेलनों में सही कौन कौन सा है इसमें, आइए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। तो सीम क्या क्या आ रहा है, 1 और 3, यानी कि 1 सही है और 3 सही है, 1 सही है और 3 सही है, बाकी के गलत है। तो आइए इसका एक बार पूरा चारों का हम देख लेते हैं। अक्रियावादी पूरन कश्यप और आजीवक हैं मोखलीपुत्र घोषाल, और नित्यवादी हैं पगुद कच्चायन, और अनात्मवादी हैं अजित केशम्बलीन। ठीक है, और 43 नंबर जो प्रश्न इसको देख लेते हैं। कुरचक, यापनीय, श्वेतपट आदि किस धर्म से संबंधित हैं, तो ये सभी जैन धर्म से संबंधित हैं। ठीक है, ध्यान देना है। 44 नंबर प्रश्न है हमारा, जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें कुल 24 चक्रवर्ती और तीर्थर हुए हैं, और इसमें 63 सालाका पुरुषों की मान्यता थी। तो 2 और 3 इसमें मतलब जो दिया गया है, जैन धर्म सार्वभौमिक विधान में विश्वास करता है, उपरोक्त सही। तो 2 और 3 इसमें दोनों ही उचित हैं, 2 और 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 44 का बी हो गया। 45 नंबर क्वेश्चन है, तीर्थकर जन्म, निर्माण और पदचिन्ह, इनका हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर सही होगा सभी युग में। नेक्स्ट देखते हैं 46 नंबर, जैन धर्मों में स्त्री संघ की अध्यक्षता का उल्लेख है। तो 46 नंबर है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुष्पचूला। पुष्पचूला। ठीक है, 46 नंबर जो प्रश्न है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्धमान महावीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आपसे लोग के सामने है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3। क्या है 2 और 3? वर्धमान महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम या कुंडपुर में हुआ था। ठीक है, इनकी माता वैशाली राजा चेटक की बहन त्रिशला विदेहदत्ता थी। ठीक है, इनके पिता ज्ञात्रिक क्षत्रियों के प्रधान सिद्धार्थ थे, जो पार्श्व के अनुयायी थे। निम्नलिखित, अब हम आगे चलते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सुमेल नहीं, इसको देखना है। महावीर जैन से संबंधित है, संबंध में है, तो आपको देखना है। इसका आंसर नंबर सी होगा, प्रथम भिक्षुणी यानी चंपा में ये नहीं सुमेलित है। ठीक है, 49 नंबर, निम्न को सही सुमेलित करना है। आप सभी लोगों को कुछ गड़बड़ है तो इसको सही सुमेलित करना है, मिलान करने वाला है इसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए का 5, बी का 1, सी का 2, डी का 3 और ई का 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए हम लोग इसको थोड़ा सा देख भी लेते हैं। और आश्रय का होगा कर्मों का जीव की ओर आकर्षित होना, बंधन का होगा कर्म का जीव से संयुक्त होना, संवर का होगा कर्म का बहाव रुक जाना, निर्जरा का होगा पुराने कर्मों का विनष्ट होना, और मुक्ति निर्माण का होगा कर्म का पूर्ण विनष्ट होना। ठीक है, 50 नंबर, निम्न में अनंत चतुष्ट के अंतर्गत नहीं आता है, तो क्या नहीं आता? इसके अंतर्गत अनंत समाधि नहीं आती, ऑप्शन नंबर डी। तो अनंत चतुष्ट के अंतर्गत क्या क्या आता है उसको देख लेते हैं। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर, अनंत आनंद इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, तो कुछ एक्स्ट्रा भी है जो भी आपसे लोग देख लीजिएगा। जैन दर्शन में है, क्या है जैन दर्शन में क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी, जो कि सभी हैं, 3 गुणवृत्त, 4 शिक्षावृत्त और 5 महावृत्त और 5 अणुवृत्त। ठीक है, ये सभी लोग इसमें हैं। तो आइए 5 महावृत्त को सबसे पहले देख लेते हैं। इसमें क्या क्या है? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। ठीक है, 5 अणुवृत्त में क्या है? सत्याणुवृत्त, अहिंसाणुवृत्त, अस्तेयाणुवृत्त, अपरिग्रहाणुवृत्त, ब्रह्मचर्याणुवृत्त। ठीक है, अब आते हैं इसमें 3 गुणवृत्त में देख लेते हैं क्या क्या है। कार्यक्षेत्र की सीमा निर्धारित करना, योग्य व अनुकरणीय कार्य करें, भोजन व भोग की सीमा तय करें। 4 शिक्षा प्रवृत्ति कौन कौन सी है इसमें? देश विरति, सामयिक व्रत, प्रपोद्वास और वैयाव्रत। ठीक है, ये 4 शिक्षावृत्त हैं। 52 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। निम्न में 4 शिक्षावृत्तों के अंतर्गत सम्मिलित हैं। तो शिक्षावृत्त मैंने ऊपर आप लोगों को बताया, तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। देश वृत्ति, सामयिक वृत्त, प्रपोद्वास और वैयावृत्त। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 53। प्राचीन भारत में मति, श्रुति, अवधि, मन, पर्याय, कौवल्य और संदर्भित करते हैं। तो ये क्या करते हैं? ऑप्शन नंबर बी, 5 प्रकार के ज्ञान को बताते हैं। कौन कौन से? मति, श्रुति, अवधि, मन, पर्याय, कौवल्य, 5 प्रकार के ज्ञान को संदर्भित करते हैं।
54 नंबर प्रश्न है, श्रवणबेलगोला काल को गोमेश्वर प्रतिमा के संदर्भ में सही कथन नहीं है, तो इसका आंसर होगा चामुंडा गंगा वंश के राजा थे। ठीक है, तो आइए इसको देख लेते हैं। श्रवणबेलाकार गोला की गोमेश्वर प्रतिमा का निर्माण चामुंडा राय ने करवाया था। गोमतेश्वर प्रथम जैन तीर्थकर ऋषभ देव के पुत्र थे और श्रवणबेलगोला में ही 12 वर्षों में महामस्ताभिषेक का आयोजन होता है। और चामुंडा राय गंग वंश के राजा राजमल चतुर्थ के मंत्री थे। राजमल चतुर्थ को ही रचमल या पंचमल कहा जाता है। नेक्स्ट है, दिलवाड़ा जैन मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो कौन कौन से कथन है इसमें जो है आप सभी लोग देख सकते हैं। इसका निर्माण सोलंकी शासक विमल शाह ने कराए। ऋषभ देव की मूर्ति मंदिर के गर्भगृह में प्रतिष्ठित है। तो इसका आंसर क्या है? 55 नंबर का आंसर होगा केवल 2, यानी कि दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू का निर्माण सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम के मंत्री विमल शाह ने करवाया है था, जिसमें प्रथम जैन तीर्थकर ऋषभ देव की मूर्ति गर्भगृह में प्रतिष्ठित है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में दिगंबर का उपसंप्रदायक नहीं है। तो दिगंबर का उपसंप्रदायक नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पुजेरा और डेरावासी। 56 के बाद 57 नंबर क्वेश्चन है, 57 नंबर, श्वेतांबरों का केंद्र था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गिरनार। श्वेतांबरों का केंद्र गिरनार था। निम्न कथनों पर विचार करना है। तो कुछ कथन दिए गए, उनमें कौन कौन से सही, इस पर विचार करना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही है, न तो 1 न तो 2। ठीक है, तो इसी प्रकार से इसमें है। जैसे हम यदि इसमें एक्सप्लेनेशन देखें, प्रथम जैन संगीत की अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी। यह पाटलिपुत्र में आयोजित हुई, जिसमें 12 अंगों का संकलन किया गया। हालांकि इसमें दिगंबरों का भाग नहीं लिया। द्वितीय जैन संगीत की अध्यक्षता क्षमा श्रवण ने की है। यह संगीत गुजरात के वल्लभी में आयोजित हुई थी। नेक्स्ट है, निम्न में से भिक्षु भिक्षुणियों के लिए नियम का संग्रह किया गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, छिद्र सूत्र। और जैन भिक्षु भिक्षुणियों के लिए नियमों का संग्रह छिद्र सूत्र में मिलता है। 60 नंबर है, निम्न सुमेलनों में असत्य है। कौन सा असत्य है? ऑप्शन नंबर सी, पूर्वाराम बिहार वैशाली से संबंधित नहीं है। पूर्वाराम बिहार जो है श्रावस्ती से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है आप सभी लोगों का कथन, महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक शिष्य कौशल राज्य में हुए हैं। ठीक है, और कारण है श्रावस्ती में बुद्ध में सर्वाधिक उपदेश दिए हैं। तो कौन सा इसमें सही है? तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है। तो डी क्या कहता है, कौन कौन से इसमें कथन और कारण दोनों सही है, किंतु सही व्याख्या नहीं करता है। यानी कि कौशल राज्य में बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार हुआ, क्योंकि सर्वाधिक शिष्य कौशल राज्य में ही हुए। इसकी राजधानी श्रावस्ती में बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए हैं। प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत जुड़ा हुआ है। तो ये 4 आर्य सत्य से इसका प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत जुड़ा हुआ है। बौद्ध संघ में बहुमत से पारित प्रस्ताव को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? भूम स्कीम। ठीक है, तो इस बहुमत से जो पारित होती है इसको यही कहा जाता है। तो आइए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बौद्ध संघ में बहुमत से पारित प्रस्ताव को भूम स्कीम कहा जाता है। संघ में प्रस्ताव पेश करने को वृत्ति, जबकि उस प्रस्ताव पर चर्चा प्रस्ताव पाठ को अनुसावन कहा गया है। बौद्ध धर्म ग्रहण करने को प्रवज्जा कहते हैं। 64 नंबर, बौद्ध संगीतों क्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसका ऑप्शन ए सही, यानी केवल एक। गुप्त काल में कोई भी बौद्ध संगीत नहीं हुई है। गुप्त काल में कोई भी बौद्ध संगीत नहीं हुई और पहली बौद्ध संगीत मौर्य काल में न होकर हर्यक वंश में हुई। अजातशत्रु के शासनकाल में महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी। 65 नंबर, किस बौद्ध संगीत के दौरान बुद्ध धर्म स्थविर व महासंघिकों को में बट गया? तो वो था ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय बौद्ध संगीत में। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न गलत सुमेलन है। गलत सुमेलन करना, संगीत दिया गया है उसका संकलन, तो गलत इसमें ऑप्शन बी नंबर है, यानी कि द्वितीय विनय पिटक जो है प्रथम बौद्ध संगीत में ही सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन हुआ था। और तृतीय बौद्ध संगीत में अधिधम पिटक तथा चतुर्थ बौद्ध संगीत में विभाषा शास्त्र का प्रणयन हुआ था। 67 नंबर है, हीनयान और महायान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो कुछ कथन में विचार करना है, जिसमें ऑप्शन नंबर के सी सही है, केवल 3, यानी कि वैभाषिक व सौत्रांतरिक हीनयानियों के संप्रदाय हैं। यही चीज़ें यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो इसमें है, महायान बुद्ध में देवत्व आरोपण करता है, जबकि हीनयान महापुरुषत्व करता है। ठीक है, और हीनयानियों का कोई भी तीर्थ स्थल नहीं है, जबकि महायानियों के 4 तीर्थ स्थल माने जाते हैं, लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर। इसलिए कथन 2 गलत है। वैभाषिक व सौत्रांतिक हीनयानियों के संप्रदाय हैं। ठीक है,
इसलिए अतः कथन 3 सही है। निम्न सुमेलनों में सही कौन कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, कोई भी सही सुमेलित नहीं है। तो इसका सही सुमेलन क्या है? व्याख्या में हम लोग देखते हैं। माध्यमिक शून्यवाद का नागार्जुन है, योगाचार का मैत्रेय है, व्रजयान का असंग है और कालचक्रयान का मंजूश्री है। 69 नंबर है 69, बौद्ध संप्रदाय में थेरी संदर्भित क्या करता है? तो से थेरी करता है बौद्ध भिक्षुओं को। ठीक है, थेरी मतलब बौद्ध भिक्षु। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ऐसी बौद्ध भिक्षुओं को जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया उन बौद्ध भिक्षुओं को थेरी कहते हैं। ठीक है, जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया बौद्ध भिक्षुओं को थेरी कहते हैं। निम्न सुमेलनों पर विचार करें। क्या है? कुछ सुमेलन है जिसमें ऑप्शन डी सही है, 1 और 2 दोनों। तो दोनों सुमेलन इसमें सही हैं। थेरी गाथा और जातक कथाएं कुद्दक निकाय की हैं, अष्टांगिक मार्ग है संयुक्त निकाय की। 71 नंबर प्रश्न है, विज्ञप्ति मात्रता, निम्न में सही सुमेलन नहीं है। कुछ हैं, जैसे आपको मैंने पढ़ा था विज्ञप्ति मात्रता सिद्धि वाशुमित्र दिया है सामने, ये सही हो गया गलत होगा। ठीक है, तो इसमें से सही कौन सी सुमेलित नहीं है? तो इसमें सही सुमेलित नहीं, तो वो ऑप्शन नंबर सी है, सामंत पाशादिका। ठीक है, तो यही सही नहीं सुमेलित है, बाकी सारी चीज़ें। तो इसका कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी का, तो सामंत पाशादिका का है बुद्ध घोष। 72 नंबर, मिलिंद पन्नों की भाषा कौन सी है? तो इसकी भाषा पाली है। नेक्स्ट है, निम्न में अश्वघोष की रचना नहीं है, तो वो ऑप्शन नंबर सी, विशुद्धि मग्न की। ठीक है, और नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, निम्न कथनों पर विचार करना है, जिसका 74 का ऑप्शन नंबर ए केवल 1 होगा। अश्वघोष कनिष्क के समकालीन थी, ये बात एकदम सत्य है। ठीक है, 75 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं इसमें कि जैन और बौद्ध धर्म में इस बिंदु पर असमानता दिखती है। कौन सी बिंदु है जिसमें वो असमानता दिखती है? आइए सीधे एक्सप्लेनेशन हम लोग इसका कर लेते हैं। जैन धर्म के लोग बुरे कर्म से बचने के लिए अहिंसा का अधिक पालन करते थे तथा अहिंसा का पालन करने के लिए सख्त नियम भी बनाए, जिससे किसी जानवर या अन्य किसी जीव की मृत्यु न हो जाए। यहाँ तक कि इनका कहना था कि निर्जीव चीज़ों जैसे हवा और पानी में भी आत्मा होती है, जबकि बौद्ध धर्म ने मध्यम मार्ग अपनाया है अपना। तो 76 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, प्राचीन साहित्य में अन्नदा वन्नदा बलदा सुखदा कहा गया है, तो ये मवेशियों को कहा गया है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, प्राचीन साहित्य में मवेशियों को अन्नदा वन्नदा वलदा सुखदा कहा गया है, जिसका अर्थ है अन्न देने वाला, बल देने वाला और सुख देने वाला। ठीक है, अब 77 नंबर क्वेश्चन, प्रसिद्ध स्तुति ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का उल्लेख मिलता है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, खलीमपुर दान पात्र में। बहुत सही प्रश्न है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र लिया गया है। नेक्स्ट है 78 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से शासक स्वयं को परम वैष्णव कहते थे? तो वो थे ऑप्शन नंबर सी, सेन शासक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुपत संप्रदाय के जनक थे, तो इसका आंसर होगा लकुलीस। ठीक है, लकुलीस पशुपत संप्रदाय के जनक है। पशुपत संप्रदाय शैव धर्म से जुड़ा हुआ है। निम्न सुमेलनों में गैर सुमेलित कौन सा है उसको बताना है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी, पंचाल का कुशावती। तो आइए देख ले, पंचाल का अक्षत्र होगा उत्तर प्रदेश में, काम्पिल दक्षिण में है। ठीक है, तो ये है यहाँ पे सामने आप सभी लोगों को, अश्मक, कोटिल, कंबोज, हाटक, चेदी, सुक्तिमती, पंचाल, अक्षत्र उत्तर प्रदेश में, और काम्पिल है दक्षिण में। 81 नंबर, निम्न में महाजनपदों का कौन सा वर्ग उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, मत्स्य, अश्वक, अवंती और मगध, ये नहीं है। अश्वक दक्षिण भारत में, मत्स्य राजस्थान, अवंती मध्य प्रदेश तथा मगध बिहार में स्थित है। कौशल, काशी, पंचाल, वश्य, कुरुचेदी, सूरसेन और मल्ल महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित है। 82 नंबर क्वेश्चन, भारत में अवस्थित महाजनपदों में नहीं है, कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, गांधार, कंबोज। कंभोर और गांधार की अवस्थिति भारत के बाहर है। 83 नंबर प्रश्न है, भारत पर आक्रमण करने वाले में सबसे पहले कौन से आए थे? तो भारत पर आक्रमण करने में सबसे पहले आए थे, ऑप्शन नंबर है ईरानी। ईरानी शासक साइरस प्रथम ने सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया। डेरियस ने किसके नेतृत्व में सिंधु के अन्वेषण हेतु एक सैन्य अभियान भेजा है? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, स्काइलस। ऑप्शन नंबर है, डेरियस की स्काइलस के नेतृत्व में सिंध के अन्वेषण हेतु एक नौसैनिक अभियान भेजा। 85 नंबर, निम्नलिखित सुमेलनों पर विचार करना है, निम्न में गलत सुमेलन है, इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, मुद्रा राक्षस, टीका, विशाख दत्त। तो आइए पूरा देख लेते हैं एक बार क्या सही है। बृहद कथा मंजरी, क्षेमेंद्र, कथा सरी सागर, सोमदेव, मेगस्थनीस, इंडिका, और मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की, और मुद्रा राक्षस टीका जो है ढूंढी राज की। 86 नंबर, अरसास में है, ऑप्शन नंबर डी, 15 अधिकरण और 180 प्रकरण।
ठीक है, जिसमें अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण, 180 प्रकरण तथा 6000 श्लोक हैं और इनके रचनाकार विष्णुगुप्त कौटिल्य हैं। इंडिका में चंद्रगुप्त को कहा गया है, इसमें कहा गया है सेंड्रोकोटस। ठीक है, चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस कहा गया है। मेगास्थनीज की इंडिका में किस स्थान पर सोने की खदान का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन नंबर सी, दर्दिस्तान में। ठीक है, मेगास्थनीज की इंडिका में दर्दिस्तान यानी कश्मीर में है जो सोने की खदान का उल्लेख मिलता है। 89 नंबर, भारत में 7 प्रकार की जातियाँ और मेरी जानकारी के मुताबिक यहाँ दास प्रथा नहीं है। यह आकलन नहीं पढ़ते किंतु यहाँ लेखन कला का अभाव है। भारत के बारे में उपरोक्त वर्णन किस इतिहासकार से जुड़ा हुआ है? तो 89 नंबर जो प्रश्न है इसका ऑप्शन आप मेगास्थनीज होगा, ऑप्शन ए। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में 7 प्रकार की जातियों का उल्लेख किया है। यही अकाल न पढ़ने के दास प्रथा न होने तथा लेखन कला के अभाव का उल्लेख किया है। 90 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सा शासक सुदर्शन झील के पुनरुद्धार से नहीं जुड़ा हुआ है? निम्न में कौन सा शासक सुदर्शन झील से पुनरुद्धार से नहीं जुड़ा हुआ है? तो ये ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं जुड़े हुए हैं। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था, न कि उसका पुनरुद्धार। इसका वर्णन रुद्रदामन में जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। अशोक, रुद्रदामन और स्कंदगुप्त इस झील के पुनरुद्धार से जुड़े हुए हैं। 91 नंबर क्वेश्चन, निम्न में बिंबिसार से संबंधित नहीं है, तो बिंबिसार से संबंधित मल्लिका नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। चेटक की पुत्री चलना प्रसेनजीत की बहन महाकोशला मध्य देश पंजाब की राजकुमारी क्षेमा बिंबिसार की पत्नी थी। मल्लिका का संबंध प्रसेनजीत से है। 92 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस इतिहासकार ने चंद्रगुप्त और हेलेना के विवाह का वर्णन किया है? तो ये ऑप्शन नंबर है स्ट्रैबो ने। ठीक है, स्ट्रैबो ने चंद्रगुप्त और हेलेना के विवाह का वर्णन किया है। 93, नंद सेनापति पद्मसाल को पराजित करने में चंद्रगुप्त की सहायता की थी, तो इसका चंद्रगुप्त की सहायता प्रवर्तक ने की थी। कनानंद के सेनापति बद्दसाल को पराजित करने में चंद्रगुप्त की सहायता प्रवर्तक नामक राजा ने की थी। 94 नंबर, धम्मा, नेक्स्ट प्रश्न, धम्मा पाशादिका शुभदांगी हैं, तो ऑप्शन नंबर सी है, अशोक की माता के नाम है। ठीक, आप एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। महाबोधि वंश के अनुसार अशोक की माता का नाम धम्मा, दिव्यावदान के अनुसार पाशादिका तथा अशोक अवदान में शुभदांगी मिलता है। अधसंमित्रा महादेवी पद्मावती तिष्यरक्षिता कारुवाकी हैं, तो ये क्या है? ये हैं अशोक की पत्नियां हैं भैया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 96 नंबर प्रश्न देखते हैं। अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी, तो दी थी ये उपगुप्त ने। ये आपको ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी। अशोक ने बुद्ध धर्म की दीक्षा उपगुप्त से ली थी। मोगलीपुत्तिस्य तृतीय बौद्ध संगीत के अध्यक्ष थे। सुशीम तथा उनके पुत्र निग्रोध बौद्ध भिक्षु थे, जिन्हें भिक्षाटन करते देख अशोक ने मन में बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षण पैदा हुआ था। अशोक के मन में उसी समय आकर्षण पैदा हुआ था। निम्न सुमेलनों पर विचार करना है। धर्म प्रचारक है, स्थान है, तो इसका कौन कौन सा सुमेलन है? तो ऑप्शन नंबर डी, सभी सुमेलित हैं। इसमें आप सभी लोग देख सकते हैं। रक्षित है वनवासी संबंधित, महारक्षित है यूनान संबंधित, अर्ध धर्म रक्षित है अपरांतक कर्नाटक, महाधर्म रक्षित है महाराष्ट्र, महेंद्र संघमित्रा है श्रीलंका से। 98 नंबर, निम्न में से किसे कश्मीर में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा गया था? तो थे वो ऑप्शन नंबर सी, मंझातिक। ठीक है, मंझातिक को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कश्मीर भेजा गया था। मौर्य प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। डी यानी कि 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक है, मौर्य के द्वारा भारत के प्रथम साम्राज्य की नींव रखी गई, जो भारत में प्रथम केंद्रीकृत शासन प्रणाली का स्वरूप था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में उपधा परीक्षण का संबंध है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमर्त्यों की नियुक्ति से। तो मौर्य काल में अमर्त्यों की नियुक्ति के पूर्व उनके चरित्र को जानने के लिए उपधा परीक्षण किया जाता था। अब दोस्तों ईयरफोन लगा के आप सभी लोग इसको सुन लीजिएगा पूरा, थोड़ा स्पीड बढ़ा लीजिएगा। हम आप सभी लोग को बगैर पेन यूज करे सीधे बोलते चल रहे हैं आंसर और उसका एक्सप्लेनेशन, और प्रश्न भी बोलते चल रहे हैं। तो 101 नंबर प्रश्न है, मौर्य काल में राजनीतिक केंद्रों की संख्या कितनी थी? तो इसमें कुल केंद्रों की संख्या 5 थी। मौर्य काल में राजनीतिक केंद्रों की संख्या 5 थी। पाटलिपुत्र, तक्षशिला, सुवर्णगिरी, उज्जैनी और तोशली। नेक्स्ट क्वेश्चन 102 नंबर, निम्न कथनों पर विचार करना है। कुछ कथन दिए गए, उनमें विचार करना है, जिसमें ऑप्शन सी सही है, न तो 1 न तो 2। कथन क्या है? नगर का एक प्रमुख अधिकारी एग्रोनोमई था, जिला और सड़क निर्माण अधिकारी एस्ट्रोनोमई था। तो आंसर इसका देखते हैं, एक्सप्लेनेशन, नगर का प्रमुख अधिकारी एस्ट्रोनोमई था, जबकि जिला और सड़क निर्माण का अधिकारी एग्रोनोमई था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पाटलिपुत्र के प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, जिसमें तीन कथन दिए गए हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 और 3। तो 1 और 3 जो कथन है वो है पाटलिपुत्र के प्रशासन संबंधित में सही। नगर प्रशासन के 30 सदस्यों का समूह होता था। इसकी कुल 30 समितियां होती थी, जिसमें प्रत्येक में 5 सदस्य होते थे। शिल्पकला समिति, विदेश समिति, वस्तु निरीक्षक समिति व कर निरीक्षक समिति, जनसंख्या समिति व उद्योग व्यापार समिति। अधिकांश समितियां आर्थिक मामले से जुड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्यकाल में गुप्तकर विभाग के प्रमुख अधिकारी को कहते थे सर्प महामात्य। तो ठीक है, गुप्तचर विभाग में गुण पुरुष थे, प्रमुख अधिकारी थे सर्प महामात्य। और साथ में अर्थशास्त्र में 2 प्रकार के गुप्तचरों का वर्णन है, संस्था और संचार। संस्था में थे कपाटी थे विद्यार्थी, गृहपतिक थे किसान, उदास्थित थे सन्यासी, वैदेहक थे व्यापारी, तापस थे तपस्वी। संचरा में विशेष प्रशिक्षित गुप्तचर थी स्त्री, और क्रूर प्रकृति के गुप्तचर थे रसद, और शूरवीर प्रकृति के गुप्तचर थे तीक्ष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्यकाल में बिछुड़ी वेश वाले गुप्तचर कौन होते थे? तो वो होते थे दोनों, यानी कि परिवारजिक गुप्तचर और साथ ही में संचरा गुप्तचर भी। नेक्स्ट है, निम्न में सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही सुमेलित नहीं है। तो सेनापति का सुरक्षा प्रमुख नहीं होगा। सेनापति युद्ध विभाग का मंत्री होता था। नायक सेनापति संचालक होता था। प्रशासता थे जो राजकीय कागजातों को सुरक्षित रखने तथा राजाज्ञा को लिपिबद्ध करने वाला। समाहर्ता होता था राजस्व विभाग का प्रधान, और सन्निधाता होता था राजकीय कोषाध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सुमेलनों पर विचार कर सुमेलन करना है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है डी, यानी कि ए का 3, बी का 2, सी का 4, टी का 5 और ई का 1। ठीक है, यानी संस्थाध्यक्ष का व्यापारिक प्रमुख था, पैतवाध्यक्ष का मापतौल का प्रमुख था, विविताध्यक्ष का चारागाहों का प्रमुख था, और सूनाध्यक्ष का बूचड़खाने का प्रमुख था, और मानाध्यक्ष था समय दूरी से संबंधित ये चीज़ें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्यकाल में फौजदारी न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश कौन था? वो था प्रतिष्ठा। फौजदारी न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश प्रतिष्ठा। अब व्यवहारिक धर्मस्थली न्यायालय का प्रमुख रज्जुक, राज्य व्यवस्था विभाग का प्रमुख अधिकारी तथा जनपद का प्रमुख अधिकारी था। शिकारियों और मछुआरों के साथ अशोक की सफल नीति का उल्लेख था। ऑप्शन नंबर सी कंधार अभिलेख, जिसमें अशोक की शिकारियों और मछुआरों के साथ सफल नीति का उल्लेख। मौर्यकाल में तक्षशिला का विद्रोह हुआ था। ये विद्रोह हुआ था ऑप्शन नंबर ए बिंदुसार के शासनकाल में। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला का विद्रोह हुआ था, जिससे निपटने अशोक भेजा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला वंश था। तो वंश था ऑप्शन नंबर बी बृहदत्त। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला सबसे पहला वंश बृहदत्त था। नेक्स्ट है, पृथक कलिंगा प्रज्ञापन का संबंध है। तो इसका संबंध है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि धौली से और जौगढ़ से। ठीक है, तो धौली और जौगढ़ दोनों पृथक कलिंग प्रज्ञापन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के दीर्घ शिलालेखों में कौन सा सुमेलन ठीक नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए प्रथम शिलालेख धम्म वर्णन। ठीक है, प्रथम शिलालेख में जीव हत्या निषेध बताई गई है तथा सभी मनुष्य मेरी संतान है का कथन उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गुफा अवजीकों से संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर सी विश्व झोपड़ी जो गुफा है ये अवजीकों से संबंधित नहीं है। ठीक है, क्योंकि विश्व झोपड़ी गुफा अशोक ने बौद्धों को दान में दी थी। 33 से 3 गुफाएं अवजीकों से संबंधित हैं। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध ने किस स्थान पर महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वैशाली। महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को वैशाली में संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या के लेख के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कुछ लेख हैं, जैसे पहला लेख है, यह लेख अयोध्या के राज्यपाल धनदेव से संबंधित है। दूसरा लेख इसमें है, इस अभिलेख में वर्णित यज्ञ पतंजलि ने संपादित किए। तीसरा है, ये यज्ञ यवनों से विजय के उपलक्ष्य में हुए हैं। तो क्या है वो, आइए उसको देखते हैं। आंसर होगा इसका डी, 1, 2, 3 दोनों। अयोध्या का लेख पुष्यमित्र के राज्यपाल धनदेव का है। इससे पता चलता है कि पुष्यमित्र ने 2 अश्वयज्ञ किए जो यवनों से विजय के उपलक्ष्य में पतंजलि द्वारा संपन्न कराए गए हैं। नाना अभिलेख के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन? 2 कथन दिए गए, विचार करना है। ऑप्शन नंबर ए 17 का ए। नानाघाट अभिलेख की रचना। तो इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं। नानाघाट अभिलेख की रचना सातकर्णी प्रथम की रानी नागनिका ने की, जिसमें सातकर्णी प्रथम की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है, जबकि गौतमीपुत्र सातकर्णी की उपलब्धियों का वर्णन नासिक अभिलेख से मिलता है। 118 नंबर, प्राचीन भारत में हुए विदेशी आक्रमणों को उल्टे क्रम में व्यवस्थित कीजिए।
ऑप्शन नंबर डी, कुषाण प्रहलो शक व यवन, यही होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, मीनांडर के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो मीनांडर के जो है उस कथन देखते हैं, मीनांडर डेमेट्रियस वंश का सबसे अप्रतापी राजा था तथा अन्य कथन सही हैं। नेक्स्ट है, हेलेनिस्टिक कला का संबंध है, तो ये होगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, हिंद यवन से। ठीक है, जन्म यूनानी संपर्क में आने से हुआ था इस हेलेनिस्टिक कला का, जिसका आदर्श रूप गंगाधर कला में दिखाई पड़ता है, गंधार कला में, सॉरी। नेक्स्ट है, तक्षशिला का प्रथम शक शासक मोग या माउस था। मथुरा का प्रथम शक शासक था, तो इसका आंसर था राजुल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 122 नंबर, निम्न सुमेलनों में सही नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक जो कि 273 ईसापूर्व राज्यारोहण सुमेलित नहीं। आइए राज्यारोहण एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कनिष्क 78 ईस्वी में, शक संवत का सूचक है ये। रुद्र दमन 150 ईस्वी में और चंद्रगुप्त 322 ईसापूर्व में हुए थे। अशोक 269 ईस्वी पूर्व में, ठीक है, राज्यारोहण हुआ था, किंतु 273 ईस्वी पूर्व में अशोक गद्दी पर बैठा था, यानी उसके राज्यारोहण और गद्दी प्राप्त करने के बीच 4 वर्ष का अंतराल है, जिससे माना गया है कि अशोक और उसके भाइयों के मध्य सत्ता को लेकर उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है, मथुरा और गंधार कला की शैली का विकास माना जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, कनिष्क के समय में। कनिष्क के समय मथुरा तथा गंधार शैली का विकास माना जाता है। नेक्स्ट 124 नंबर, निम्नलिखित में से कनिष्क के संबंध में सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, कनिष्क पहली बार पांचालों से हार गया, किंतु अंत में उसने पांचालों को पराजित करने में सफलता हासिल की। नेक्स्ट है, कुषाणकालीन सिक्कों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, उन्होंने चांदी के मानक सिक्के जारी किए। 126 नंबर प्रश्न है, पार्श्व, वासुमित्र, नागार्जुन, अश्वघोष और चरक कनिष्क के समकालीन थे, किंतु उसके पुरोहित थे, तो उसके पुरोहित थे संघरक्ष, कनिष्क के पुरोहित थे, जो कि संघरक्ष जो थे वो कनिष्क के पुरोहित थे। 127 नंबर प्रश्न, हिंद एवं शासक एंटियालकिड्स का राजदूत हेलियोडोरस विदिशा में किस शासक के दरबार में आया, तो वो आया था भागभद्र के दरबार में। ठीक है, नेक्स्ट है 128 नंबर, कुछ वंश दिए गए, संस्थापक दिए गए और सुमेलन पे विचार करना है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, केवल एक, यानी कि कर्ण वंश वासुदेव संबंधी, सातवाहन सिमुख से, आभिर ईश्वर सेन से और वाकाटक विंध्य शक्ति से, चेदी वंश महामेघ वाहन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129 नंबर, 4 अश्वमेघ यज्ञ करने का श्रेय जाता है, तो ये प्रवर सेन को जाता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 30 नंबर प्रश्न है, नहरों की जानकारी देने वाला प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य हाथी गुफा अभिलेख यह किस शासक के समय में उत्कीर्ण हुआ। ऑप्शन नंबर बी, खारवेल के समय। हाथी गुफा अभिलेख खारवेल नरेश के समय में उत्कीर्णित हुआ था। खारवेल ने चोर चेर और पांड्य राज की विजय कर किस राज में गधे से हल चलवाया, तो ऑप्शन नंबर सी, पांड्य राज। पांड्य राज में खारवेल ने गधे से हल चलवाया, जिसका उल्लेख हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। 132 नंबर, निम्नलिखित में सुमेलित सही नहीं है। वंश है, राजधानी है, सही नहीं है, तो है ऑप्शन नंबर डी, कुषाण का तक्षशिला से। आइए चारों का देख लेते हैं। शुंग का पाटलिपुत्र, सातवाहन का प्रतिष्ठान, वाकाटक का नंदीवर्धन। कुषाणों की कोई एक स्थायी राजधानी नहीं थी, बल्कि अलग अलग शासकों के समय बदलाव होता रहा, जैसे कनिष्क के समय पेशावर तथा मथुरा कुषाण राजधानी थी। नेक्स्ट है, कथन पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त की हत्या कर शुंग की वंश की स्थापना की, कारण वह जन समर्थन के से शासक बना, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कथन सही है, कारण गलत है। 133 बाद 134 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्न से सही नहीं है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, नाथशास्त्र के लेखक मनु है। ठीक है, तो यही है। और नेक्स्ट है, निम्न सुमेलनों पर विचार कर गलत सुमेलन बताइए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आइए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। स्कंदगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। स्कंदगुप्त ने विक्रमादित्य, क्रमादित्य, शक्रादित्य जैसी उपाधियां धारण की थी तथा शक्रादित्य उपाधि काहोम अभिलेख में विदित है। नेक्स्ट है 136, निम्न संबंधों पर विचार कर गैर सुमेलित बताइए। जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो आइए सभी हम लोग एक बार देख लेते हैं। विक्रम संवत या विक्रमी कैलेंडर की शुरुआत उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने 57 ईस्वी पूर्व में की थी। मौर्य युग संवत विक्रम संवत को संदर्भित करता है। 137 नंबर प्रश्न है, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन उसका बचा हुआ है। 136 का, विक्रम संवत शब्द का उपयोग 9वीं शताब्दी तक के ऐतिहासिक अभिलेखों में नहीं है। यह संवत एक हिंदू कैलेंडर प्रणाली का प्रकार है। नेक्स्ट है, प्रयाग स्तंभ लेख में कितनी पंक्तियां हैं, तो इसमें कुल 33 पंक्तियां हैं, जिसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रयाग स्तंभ लेख में चंपू शैली में लिखी गई, जिसमें 33 पंक्तियां हैं। इसमें नागरी लिपि भी उल्लेखित है। यह प्रयागराज
के किले पर खड़ा है तथा सबसे पहले सम्राट अशोक ने इस पर अपना लेख खुदवाया था। नेक्स्ट है, निम्न में से सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर ए, महाकांतर व्याघ्रराज। तो आइए एक बार हम पूरा देख लेते हैं। महाकांतर व्याघ्रराज, कौशल महेंद्र, अवमुक्त नीलराज, वेंगी हस्तिवर्मन। नेक्स्ट 139 नंबर प्रश्न है, निम्न को सही सुमेलित करें। इसका सही सुमेलित बताना है आप सभी लोगों को, तो मैं आपको बता दूं इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ए का 1, बी का 2, सी का 4 और 3 का डी का 3। नेक्स्ट है इसमें बाण, जैसे इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बाण का है हरचरित, राजशेखर का है काव्य मीमांसा, अमोघ वर्ष का है संजान ताम्रपत्र और गोविंद चतुर्थ का है सांगली और खंबात ताम्रपत्र। ठीक है। नेक्स्ट 140 नंबर, भूदान घोषणा पत्र का संबंध है, तो इसका संबंध है ऑप्शन नंबर ए, प्रभावती गुप्त से। 141 नंबर प्रश्न है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में एक प्रसिद्ध जादूगर था, तो इसका आंसर था बेताल भट्ट था। ठीक है। वररुचि व्याकरणीय संस्कृत विद्वान, क्षणपक ज्योतिषी, शंकु वास्तुकार, बेताल भट्ट जादूगर था। गुप्तकालीन सिक्कों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। गुप्तों ने सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के जारी किए, इनके स्वर्ण सिक्के दिनार कहलाते थे। उपरोक्त में से कथन बताना, एक और दोनों कथन सही है। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। भाई गुप्तों ने सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के जारी किए थे, जबकि सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के कुषाणों ने जारी किए। गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को दिनार कहा गया है। 143 नंबर प्रश्न, गुप्तकालीन मृदभांड का सबसे बड़ा ढेर मिलता है, तो ऑप्शन नंबर सी, बयाना में। गुप्तकालीन मुद्राओं का सबसे बड़ा ढेर राजस्थान के भरतपुर जिले के बयाना मृदभांडा से प्राप्त हुआ है, जिसमें लगभग 623 मुद्राएं मिली हैं। 144 नंबर, निम्न में से कौन सा अभिलेख उत्तर प्रदेश से प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, धनदेह। कि कुमारगुप्त कालीन धनदेह ताम्रपत्र अभिलेख आधुनिक बांग्लादेश के राजशाही जिले में स्थित है। 145 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख स्कंदगुप्त से संबंधित है, तो इस अभिलेख सभी जो हैं वो स्कंदगुप्त से संबंधित हैं। कहाँ है? जूनागढ़ अभिलेख सौराष्ट्र के जूनागढ़ में, काहोम अभिलेख गोरखपुर में, भीतरी स्तंभ लेख गाजीपुर में स्कंदगुप्त से संबंधित है। 146 नंबर, निम्नलिखित में से किस हुण शासक ने मिहिर कुल को पराजित करने के पश्चात छोड़ दिया था, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नरसिंहगुप्त बालादित्य ने। नरसिंहगुप्त बालादित्य ने हुण शासक मिहिर कुल को पराजित करने के पश्चात छोड़ दिया था। 147 नंबर प्रश्न, किस लेख में गुप्तों की वंशावली घटोत्कच से मिलने लगती है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1, सुपिया का लेख। सुपिया के लेख में गुप्तों की वंशावली घटोत्कच के समय से मिलने लगती है। गुप्त वंशों को घटोत्कच वंश के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है 148 नंबर, गुप्तों की राजकीय भाषा थी, इसकी राजकीय भाषा संस्कृत है। गुप्तों की राजकीय भाषा संस्कृत थी। नेक्स्ट है हमारा नीतिसार के लेखक हैं। नीतिसार के लेखक हैं 149 नंबर प्रश्न है, कामंदक। आइए सभी के लेखकों को एक बार देख लेते हैं। नीतिसार के लेखक कामंदक हैं, वात्स्यायन के लेखक कामसूत्र हैं, मतलब रचनाकार हैं। अमरकोश के अमर सिंह की रचना है और अभिधर्म कोश, ठीक है, और इसकी रचना वसुबंधु ने की थी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, मीमांसा के प्रवर्तक जैमिनी है। आइए इसका एक एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। न्याय शब्द का अर्थ है न्याय, नियम, विधि या निर्णय। इस स्कूल के संस्थापक गौतम माने जाते हैं। वैशेषिक संप्रदाय की उत्पत्ति कणाद से मानी जाती है। योग दर्शन की उत्पत्ति पतंजलि की योग सूत्र से हुई है। मीमांसा शब्द का शाब्दिक अर्थ है तर्क, व्याख्या और अनुप्रयोग की कला। इस दर्शन की उत्पत्ति जैमिनी के सूत्रों से मानी जाती है, जिसकी रचना 3री शताब्दी में हुई है। 3री शताब्दी की ईसा पर हुई थी। दर्शन के विकास का श्रेय शबर स्वामी और कुमारिल भट्ट को दिया जा सकता है। पद्मनारायण का संबंध वेदांत दर्शन से है। तो दोस्तों ये पहला टेस्ट सीरीज़ आप सभी लोगों का कंप्लीट हुआ। उम्मीद करते हैं जो भी चैनल पे आ रहे हैं उस नए चैनल पे, हमारा नया चैनल यूडीएन स्टडी बनाया गया है। यहाँ पे ही आप सभी लोगों के लिए पीसीएस और आरआरएस से संबंधित जो स्टडी से संबंधित जानकारी होगी, यहीं पे सारी चीज़ें करवाई जाती रहेंगी। अभी पेड ग्रुप है, तो इस वीडियो को हम अनलिस्टेड में आप सभी लोग साथ शेयर करेंगे, पब्लिक नहीं करेंगे। जब आपका ये पूरा टेस्ट सीरीज़ कम्प्लीट हो जाएगा तब हम इसको पब्लिक वीडियो करेंगे। दोस्तों उम्मीद करेंगे आप सभी लोगों को टेस्ट सीरीज़ अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्त यार से भी शेयर करें। जो भी इस चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि आप सभी लोग को अपने पढ़ाई से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी और ये सारी चीज़ें प्राप्त होती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।